इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कई चेहरे उस समय के दिख रहे हैं जब मैंने छात्र राजनीति में राजस्थान विश्वविद्यालय में पैर रखा था। उस समय के हमारे सीनियर पत्रकार दिख रहे हैं, भाई अरविंद दिख रहा है और बहुत सारे नए चेहरे भी दिख रहे हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सबका स्वागत करता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले जो दौर था, जो समझौता प्रकरण था, 8 महीने का जो मेरा विकट समय था, जब मैं जेल में रहा, तब आप सबने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में भूमिका निभाते हुए एक छात्र, एक युवा जो जनता की सेवा करने निकला है और उसको जब जेल में डाला गया और जब राजस्थान नहीं देश की जनता ये देख रही थी, इस व्यक्ति का जुर्म इतना बड़ा नहीं था जितना उसको सजा दी जा रही थी और उसको लेकर देश की जनता जनार्दन, जो भी लोग उस प्रकरण को देख रहे थे, वह सब लोग अपने अपने तरीके से मेरे समर्थन में मदद कर रहे थे। कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई सड़कों पर। उसी तरह से आप सब पत्रकार भाइयों ने भी इस युवा छात्र नेता नरेश मीणा को जिस तरह से आपने मुझे दिखाया, मुझे जगह दी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं 14 तारीख को टोंक जेल से रिहा हुआ हूं। जिस दिन मैं रिहा हुआ उस दिन मेरा मन था, क्योंकि रिहा होने के पहले इस 8 महीने की जेल यात्रा के दौरान 25 फरवरी को विधानसभा घेराव को लेकर बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही थी और वो शायद आंदोलन ऐसा होता जो एक व्यक्ति के जेल में रहने के बाद उसको छुड़वाने के लिए इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन इस राजस्थान में देखा जाता। लेकिन सरकार से समझौता होने के बाद में वो आंदोलन वापस ले लिया गया था और उसके बाद मेरी इच्छा थी कि जब मैं जेल से छूटूं तो वो सारे लोग जो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, समर्थन दे रहे थे, इस विकट समय में मेरे साथ खड़े थे, वो सब लोग को मैं चाहता था कि मैं जब जेल से निकलूं तो उन सब लोगों के दर्शन मैं करूं और वो टोंक जेल के बाहर मुझे आशीर्वाद देने आए। लेकिन माननीय न्यायालय ने, मैं हाई कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय न्यायालय ने देर से हुआ लेकिन मेरे साथ न्याय किया और मुझे जमानत पर रिहा किया और माननीय न्यायालय ने जमानत के साथ मुझे सशर्त छोड़ा। मुझे कहा कि मैं 25 फरवरी को नगर फोर्ट थाने में हाजिरी लगाऊंगा और दूसरा उसके साथ साथ माननीय कोर्ट ने कहा कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे ये लगे कि मैं कोई लड़ाई जीत के आया हूं या मैं कोई जंग जीती है मैंने। और यही कारण था कि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में मैंने सब लोगों को मना कर दिया, सबको कह दिया था कि भाई कोई भी जेल पे नहीं आएगा और माननीय न्यायालय के आदेश की मैंने पूरी अक्षत उस दिन पालना करी है और माननीय न्यायालय के आगे भी मैं पालना करता रहूंगा। ये जो घटनाक्रम था 14 के छूटने के बाद आज 18 तारीख हो गई है। मैंने पिछले 4 दिन में जो भी जितने भी पत्रकार बंधु मेरे पास आए, वो चाहे डिजिटल मीडिया वाले आए, जो भी मेरे पास आए, मैंने सब पत्रकार भाइयों को, सब साथियों को जितना समय उन्होंने मांगा वो मैंने दिया। एक दिन तो मैं दिन के 12 बजे बैठा और रात को 7 बजे तक मैंने सभी पत्रकार भाइयों को पूरा समय दिया। जो लोग आप सब जब भी मुझे चाहेंगे मैं आप सबके सामने रहूंगा और ये उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप सबका आशीर्वाद, जो मेरी सोच है, जो मेरा विचार है, जिस मार्ग पे मैं आगे जा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि वो मेरा मार्ग ठीक है, जिस रास्ते को मैं चुनने जा रहा हूं वो अगर रास्ता ठीक है तो आप मुझे पूरा आशीर्वाद देना। और अगर कहीं मैं गलत हूं तो मुझे आप सबको ये
छूट देता हूं कि आप मेरे को जिस तरह से भी आलोचना करें, उसके लिए भी मैं आपको आमंत्रित करता हूं। लेकिन मीडिया में भी मैं नाम नहीं लूंगा, और कुछ लोग ऐसे थे, एक चैनल की वजह से मैं चुनाव हार गया था, नहीं तो मैं चुनाव जीत जाता। उनको उस तरह से नहीं करना चाहिए। मैं एक टीवी चैनल, नेशनल चैनल को भी देख रहा था, और मैंने सुना, और मैं देख रहा था कि वो जिस तरह से उन्होंने यूट्यूब पे कभी वीडियो डाला था कुछ देर पहले, वो न्यूज इस तरह से बनाई गई थी कि वो चाहते हैं कि मैं फिर से जेल चला जाऊं। जो अभी एक आरपीएस अधिकारी के लिए मैंने जो बोला था, उसको उन्होंने जिस तरह से पेश किया, वो चाहते हैं कि शायद वापस से मेरे साथ ऐसा कुछ हो और मैं जेल चला जाऊं। मैं ऐसी अपेक्षा आप लोगों से नहीं करूंगा। मैं पिछले 4 दिन से इस समझौता प्रकरण को लेकर और जेल जाने को लेकर ये सारी बातें आप लोगों तक कह चुका हूं, और ये सारी बातें जो लोग समझौता प्रकरण को सुनना चाहते थे या जेल के मेरे एपिसोड को लेकर सुनना चाहते थे, उन तक बात पहुंच चुकी है। इस दौरान जितने लोगों ने मेरी मदद करी, जिन लोगों की जो भूमिका रही, उसको मैंने खुलकर आप लोगों के बीच में रखा है। आज मेरे लिए समझौता का अध्याय एक पुराना अध्याय हो गया, और आज मैं एक नए अध्याय की शुरुआत करने आप लोगों के बीच में आया, और आप सबको मैंने आमंत्रित किया है, और जिस संख्या में आप यहाँ पधारे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। मैंने आज आपको आमंत्रित किया है कि मैं 20 तारीख को जयपुर से सुबह 7 बजे निकलूंगा और मेरे गांव पहुंचूंगा 12 में, मेरे निवास स्थान पर। अभी मैं जेल से आने के बाद मेरे माता पिता से नहीं मिला हूं। गांव जाकर मैं अपने मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, उनका आशीर्वाद लूंगा, उनका चरण स्पर्श करूंगा, और उसके बाद में राजस्थान के बॉर्डर पर, राजस्थान के अंतिम छोर पर स्थित झालावाड़ जिले की मनोर थाना विधानसभा के पवित्र धाम, पवित्र स्थान कामखेड़ा बालाजी से एक जन क्रांति यात्रा, पैदल मार्च मैं आरंभ करूंगा। ये पैदल यात्रा, एक पैदल मार्च आरंभ करने का स्थान तो मैंने आपको कामखेड़ा बालाजी का बताया है, लेकिन ये कहां कहां जाएगा, कितने दिन चलेगा, ये अभी मुझे खुद को भी पता नहीं है। इसलिए मैंने उसका ना पॉइंट दिए हैं, ना जगह दी है, ना कितने दिन ये यात्रा। अगर ये सोचता कि मेरे फांसी के फंदे पर चढ़ जाने के बाद, मेरी कुर्बानी देने के बाद, अगर ये भारत, अगर जो आज की स्थिति में ऐसा होगा, तो मुझे नहीं लगता आज भगत सिंह जी पछता रहे होंगे। दुख हो रहा होगा कि मैंने ऐसे भारत का सपना नहीं देखा था जिसके लिए मैंने कुर्बानी दी। भगत सिंह ने सोचा था, भगत सिंह ने विचार था, भगत सिंह की सोच थी, और मैं इस क्रांति यात्रा के माध्यम से पूरे राजस्थान में युवाओं में, देश के युवाओं में, जो लोग भगत सिंह को चाहते हैं, भगत सिंह को आदर्श मानते हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में, आज के युग में वापिस से भगत सिंह को जिंदा करने की जरूरत है। भगत सिंह के सोच को, भगत सिंह के विचारों को एक एक युवा, एक एक छात्र तक पहुंचाने की हमें जरूरत है। ये जन क्रांति यात्रा उसी तरफ आगे बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि गांव गांव, घर घर में भगत सिंह पहुंचे, भगत सिंह की सोच पहुंचे, भगत सिंह का विचार पहुंचे, उसको लेकर ये यात्रा मैं कर रहा हूं। भगत सिंह का सपना था भारत धर्मनिरपेक्ष बने, समाजवादी व्यवस्था हो, सभी का सामाजिक और आर्थिक सबको न्याय मिले, सभी समाजों को एक जैसा देखा जाए। भगत सिंह ये भी चाहते थे कि राजनीति और धर्म अलग अलग रहे। भगत सिंह राजनीति को और धार्मिकता को एक साथ नहीं देखना चाहते। आज जरूरत है इस क्रांति की कि जिस तरह से पंजाब बर्बाद हुआ, आज उसी तरह से राजस्थान भी नशाखोरी के और नशा का जो शौक है उसमें बर्बाद हो रहा है। हम शहरों में भी देख रहे हैं और गांव में भी मैं देख रहा हूं। जिस इलाके से मैं आता हूं वहां अफीम की खेती होती है और वहां चित्तौड़ में अफीम की खेती होती है। आज से मैं 20 साल पहले देखता था कि हमारे यहाँ
जब इसका स्मैक का नशे का चलन हुआ, उन घरों को मैंने देखा, उन परिवारों को मैंने देखा जो लोग इस नशा के जंजाल में फंस गए, परिवार भी नष्ट हो गए, उनके गांव जहां वो रहते हैं उनके आसपास का क्षेत्र भी नष्ट हो गया। केवल नशा से उनका शरीर खत्म नहीं हुआ, बल्कि नशा के साथ साथ उनके शरीर के साथ साथ वो लोग जब उस नशे की पूर्ति करने के लिए उनके पास आर्थिक स्थिति नहीं मजबूत होती तो उसके बाद वो क्राइम के क्षेत्र में चले जाते हैं, चोरियां करते हैं। व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, जो सब्जियों में केमिकल मिला रहे हैं, जो फ्रूट में केमिकल मिला रहे हैं, जो मिठाइयों में केमिकल मिला रहे हैं, जो लोग खाद बीज में केमिकल मिला रहे हैं, ये लोग जहर को परोस रहे हैं, हजारों लोगों की ये लोग बलि ले रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं कि पंजाब में जिस तरह से नशा जब गया, 70 साल से बुजुर्ग कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। आज गांव में जब हमारी बारात देखते थे तो हम देखते थे कि लोग पगड़ियां बांध के धोती कुर्ते पहनकर बारातों में जाते थे, लेकिन गांव में आज 70 साल के आदमी देखने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कैंसर फैल रहा है राजस्थान में, जिस तरह से हार्ट अटैक के मामले हमारे सामने आ रहे हैं, उससे राजस्थान और देश बर्बाद हो रहा है। और जिन लोगों पर जिम्मेदारी बनती थी, आज हम सोचते हैं कि जो सफेद पोश नेता, जो लोग राजनीति में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर वोट ले लेते हैं, लोगों से कहते हैं हम गरीब को गणेश मानेंगे, सब लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं जिनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है वो सबसे ज्यादा इस देश को, इस हमारे प्रदेश को खा रहे हैं। इसलिए ये क्रांति यात्रा में निकाल, आज जरूरत है इस राजस्थान में एक ऐसी क्रांति की जब हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका में जिनसे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, उस न्यायपालिका में एक हाई कोर्ट का जज, उसके मकान में पैसों के बंडल मिलते, करोड़ों रुपए मिलते, पूरा भारत सवाल पूछ रहा है कि वो क्या उस जज पे क्या न्याय का डंडा नहीं चलेगा क्या? मैं तो जानता हूं कि न्याय की सबसे बड़ी अदालत जनता है, और उससे भी बड़ी अदालत आदमी के मरने के बाद ईश्वर के दरबार में, भगवान के दरबार में, उससे लोगों को डरना चाहिए, उसके न्याय से डरना चाहिए। ये मेरा मकसद है, ये मेरी सोच है। मैं सड़क पे निकलूंगा, कितने लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, कितने लोग मेरे साथ आएंगे, वो तो समय बताएगा। जिनको लगता है कि मैं सच्चाई पे चल रहा हूँ, ईमानदारी पे चल रहा हूँ, वो लोग मेरी मदद करने जरूर आएंगे। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान की राजनीति बदले, राजस्थान की व्यवस्थाएं बदले, सिस्टम बदले। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, लोग थानों में, तहसीलों में, ग्रामीण एरिया में सब जगह भ्रष्ट लोग बैठे हैं। और ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कोई खड़ा होने लगता है तो एक बहुत बड़े तबके, बहुत सारे लोग उनको बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। और यही कारण है कि कई नेता, कई राजनीति के लोग, समाज सेवी लोग भी उनके खिलाफ नहीं बोलते। आज मैं देख रहा हूं जितने ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार है, उतना ही राजनीति में भी भ्रष्टाचार है, उतना ही एनजीओ में भी भ्रष्टाचार है। जो समाज सेवा के नाम पे एनजीओ चलाते हैं, उनमें भी अगर आप सच्चाई से, ईमानदारी से पूछोगे तो वहां भी कहीं से कहीं भ्रष्टाचार का मामला वहां पे भी बैठा हुआ है। मैं इस भ्रष्ट सिस्टम को खिलाफ, मैं भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ, इस मिलावटखोरी के खिलाफ मैं ये जन क्रांति यात्रा राजस्थान में निकाल रहा हूँ। ये यात्रा मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता से अपील करूंगा कि अब जनता को सड़कों पे उतरने की जरूरत है। अब जनता को इन भ्रष्ट अधिकारियों के, इन भ्रष्ट नेताओं के गाल पे तमाचे मारने की जरूरत है। अब इन नेताओं को माला पहनाने की, वोट देने की जरूरत नहीं है। अगर जनता को लगता है कि ये नेता चोर है, नेता भ्रष्टाचार कर रहा है, जमीनें खा रहा है, ये जो माइंस में रेत बजरी खा रहा है, तो जनता समाज को सड़कों पे आना होगा। अरे इनको वोट मत दो, इनको जूते दो, इनको जूतों की माला बना। और अगर जनता को लगता है कि ये जो लोग ईमानदारी से राजनीति कर रहे हैं, जो लोग ईमानदार हैं, उनको जनता को आगे बढ़ाना चाहिए, जनता को आशीर्वाद देना चाहिए। मैं देख रहा हूं एक राजस्थान की राजनीति में मुझे ज्यादातर नहीं दिखता, लेकिन राजस्थान की राजनीति में एक व्यक्ति से मैं आज प्रभावित हूं। केवल राजस्थान की राजनीति में एक व्यक्ति से मैं प्रभावित हूं। एक मेरे विधायक रिश्तेदार ने मेरे से कहते थे, मैं एक बार जो उनके गांव जाता था, वो कहते थे, नरेश हमारे जमाने में 200 विधायक जब खड़े रहते थे, 200 एमएलए जब लाइन में रहते थे, तो हम बात करते थे, हम कहते थे कि वो जो फलाना एमएलए है वो तबादलों में पैसे लेता है, वो भ्रष्टाचार करता है। लेकिन आज नरेश ऐसा कंडीशन हो गई कि 200 एमएलए खड़े रहते हैं, उन 200 एमएलए में ये ढूंढना पड़ता है कि ईमानदार एमएलए कौन है। उन 200 में से शायद ही कोई आज ईमानदार है। इसलिए वापिस से लोग, जनता को खड़ा होना पड़ेगा।
जनता को तैयार रहना पड़ेगा और जनता को इनको सीख और सबक सिखाने के लिए मैं ये जन क्रांति यात्रा निकाल रहा हूं। आज मैं जब राजनीति में जो बात आती है, ये दुर्भाग्य मैं आप सब पत्रकार साथियों से कहता हूं कि मुझे राजनीति में आज कोई आदर्श दिखता है। राजस्थान की राजनीति में एक डेड ऑनेस्ट, एक ईमानदार व्यक्ति आज भी अगर राजनीति में राजस्थान की में दिखता है तो उसका नाम है भरत सिंह कुंदनपुर। भरत सिंह कुंदनपुर जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, पंचायत राज के मिनिस्टर रहे, वो जब सरपंच से लेकर मंत्री तक पहुंचे, सरपंच बने, प्रधान बने, प्रमुख बने, जिला प्रमुख बने, एमएलए बने और मंत्री रहे। और जब वो पिछली बार जब उनको लगा कि मैं पंच नहीं था तो पंच का भी चुनाव अपनी पंचायत से जीते, पंच बने, उनकी पत्नी सरपंच बनी। और वो व्यक्ति के हालात में अभी देखता हूं, उस डेड ऑनेस्ट ईमानदार भरत सिंह चिल्ला चिल्ला के कहते रहे, लेकिन आज कोई सुनने वाला नहीं है। अभी मैंने देखा जब मैं जेल में था, एक तिरंगा यात्रा निकालने के नाम पर, एक संविधान बचाने के नाम पर 12 जिले में एक रैली हुई, उसमें कांग्रेस के नेता गए। उन्होंने ना वहां संविधान बचाने की बात करी, उन्होंने ना तिरंगा यात्रा की बात करी, उन्होंने ना भारत कैसे आगे जाएगा, राजस्थान कैसे आगे जाएगा, इसकी बात नहीं करी। उन्होंने बात करी कि प्रमोद जैन भाया उस पर जो मुकदमे लगे भ्रष्टाचार के, उस पर मुकदमे लगे कातिलाना हमला करवाने के, उस पर जो मुकदमे लगे नरेश मीणा और अन्य वहां के जो छात्र राजनीति, युवा राजनीति, अच्छी राजनीति करना चाहते हैं उनको मरवाने के, उनको बचाने की उन्होंने मंच से बात करी। और वो डोटासरा जो कहता मैं मौर्य बुला दूंगा, डोटासरा जी आप वहां प्रमोद जैन भाया को बचाने के लिए किस तरह से मंच पर भाषण दे रहे थे, चैलेंज कर रहे थे प्रशासन को, पुलिस को, कि अगर किसी ने प्रमोद जैन भाया की तरफ आंख उठाए, प्रमोद जैन भाया के ऊपर हमला किया तो हमसे बुरा नहीं होगा। आदरणीय डोटासरा जी, प्रमोद जैन भाया को तो जेल जाना ही पड़ेगा। जब नरेश मीणा आम जनता के लिए लड़ाई लड़कर 29 मुकदमे खाकर 9 बार जेल जा सकता है, तो प्रमोद जैन भाया जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को, जिसने कानून को हाथ में लिया, उसको जेल तो जाना ही पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस प्रमोद जैन भाया जैसे भ्रष्ट चोर को गिरफ्तार करे, उस प्रमोद जैन को गिरफ्तार करे जिसने गौशाला के नाम पर, धर्म के नाम पर पैसा कमाया, जिसने दूध बांटने के नाम पर हॉस्पिटलों में पैसा कमाया, जिसने पीडब्ल्यूडी से थान को खा गया, उस प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी की मैं मांग करता हूं। जिस प्रमोद जैन भाया ने कलेक्टर 12 जिले के जिला कलेक्ट्री, जहां कलेक्टर बैठता है, जहां एसपी बैठता है, और कांग्रेस के राज में जो गौ माताओं के लिए 100 बीघा जमीन थी, गौ माताओं के लिए 100 बीघा जमीन थी, गौशाला थी, उसके 100 करोड़ की मिट्टी निकाल निकाल कर बेच दी। उस प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी की मांग नरेश मीणा करता है। मैं आज राजनीति को लेकर कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही मैं सम्राट और ये जो पिछला दौर है उसको लेकर मैं बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मैं एक नया अध्याय की शुरुआत कर रहा हूं। सच्चाई से, ईमानदारी से आगे रास्ता मुझे तय करना है। मैं मेरे साथियों से जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि नरेश मीणा के साथ साथ अगर आपको रहना है तो नरेश मीणा के अगर आपको साथ रहना तो आपको भी संकट झेलने पड़ेंगे। आपको भी जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको भी मुकदमे खाने के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको भी आर्थिक नुकसान उठाने के लिए तैयार रहने चाहिए। जिस तरह से नरेश मीणा ने पिछले 20-25 साल से परिवार को छोड़ रखा है, बच्चों को छोड़ रखा है, उसी तरह से अगर आप नरेश मीणा का साथ देना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो आपको भी उसी तरह से मेरे साथ रहना होगा। संकट भी आएंगे, लोग आपको कुचलेंगे भी सही, मुकदमे भी लगाएंगे, जेल भी भेजेंगे, आर्थिक रूप से नुकसान भी करेंगे, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं टिकने देंगे, उनको सबको खत्म। मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूं और जब मैं 20 तारीख को सुबह 7 बजे जयपुर से रवाना हूंगा, शिवदासपुरा
टोंक उनियारा होके इंद्रगढ़ लाखेरी होते हुए इटावा होते हुए मांगरोल होते हुए अटरू होते हुए मेरे गांव जाऊंगा। इस दौरान जो भी साथी, युवा साथी जो सक्षम हैं, मैं किसी को आज के बाद कोई 1 रुपए का डीजल नहीं भराता, ना पहले भराता था, ना एक गाड़ी में कोई किराया दूंगा। और मैं ये भी कहता हूं जो लोग मेरे साथ मेरे गांव चलना चाहते हैं, मेरे घर चलना चाहते हैं, मेरे घर पर उन लोगों की कोई व्यवस्था नहीं होगी, मेरे पास उनको खाना खिलाने के कोई पैसे नहीं होंगे। जो लोग मेरे साथ गांव चलना चाहते हैं, इस जन क्रांति यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, वो तमाम लोग, वो तमाम साथी अपनी अपनी व्यवस्था से चले। अगर उनको खुले नील के बादलों के नीचे सोना पड़े तो उनको सोना पड़ेगा। उनको हम इस क्रांति यात्रा में 30 किलोमीटर पर डे पैदल चलेंगे। जो सारे लोग मेरे साथ चले वो जो वही चलेंगे जो पैदल चलेंगे, कोई गाड़ी में नहीं बैठेगा, कोई ऐशो आराम के लिए नहीं है, वीआईपी कल्चर की क्रांति रैली नहीं है, ये तो संघर्ष की रैली होगी। जिस तरह से भगत सिंह ने फांसी का फंदा इसलिए लगाया कि मैं आजाद कराने के लिए मुकदमों से मत डरो, जेल डालने से मत डरो, कुर्बानियां देने से मत डरो, उसी तरह से जो मेरे साथ लगना चाहते हैं उनको भी नरेश की तरह कुर्बानियां देनी पड़ेगी, नरेश की तरह संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आपसे पत्रकार साथियों ये भी कहना चाहता हूं कि अभी मैं केवल जमानत पर आया हूं और पिछले 4 दिन से मैं जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहा हूं, जिस तरह से मैं खुले तौर पे बोल रहा हूं, मुझे कल इस तरह का मैसेज है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिर से इस बार लंबा तावीज भर के लंबी जेल यात्रा मेरी करवाई जा सकती है। पर मुझे चिंता इस बात की नहीं है। मैं 8 महीने जेल में रहा, मेरे को छुड़ाने जो जाते थे मैंने एक बार भी उनसे नहीं कहा कि मुझे छुड़ाओ। मैंने मेरे घर वालों से कहा, मेरे साथियों से कहा, नरेश मीणा को छुड़ाने के लिए किसी नेता के दरबार में, किसी व्यक्ति के दरबार में कहीं मांगने मत जाओ, भीख मत मंगाओ मेरे लिए। मैंने तो यहां तक कहा मुझे कोर्ट में भी आप मेरी जमानत मत लगाओ, जब तक एक केस चलेगा, जब तक इस केस का फैसला आएगा, जब तक मुझे इस जेल में पड़े रहने दो। क्योंकि क्रांति जब ही आती है, क्रांति बलिदान मांगती है, क्रांति त्याग मांगती है। क्रांति ऐसे 8 महीने की जेल जाने से, डर जाने से नहीं आएगी। अगर ऐसे 8 महीने जेल जाने से क्रांति आ जाए तो नेल्सन मंडेला से वर्षों तक जेलों में रहा, कई महान पुरुष जेलों में रहे, वो क्रांति नहीं ला पाते। इसलिए क्रांति लाने के लिए वो सारे जो संकट आने वाले हैं उनके लिए तैयार हो। इसीलिए आज मैंने आप सबको आमंत्रित किया था, आप इतनी बड़ी तादाद में आए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और आपसे आग्रह करता हूं कि आपका इस छोटा युवा साथी, छात्र साथी जिसके पास कुछ नहीं है, वो एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहा है जिसमें आप लोगों का भी मुझे आशीर्वाद चाहिए, आपका भी प्यार मुझे चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं ऐसा मौका नरेश मीणा पत्रकार भाइयों, वैसे ये बात समाज से की जाती है, परिवार से की जाती है, पर आप सब भी मेरे साथी हो, परिवार हो। ये जो बातें मैं बोल रहा हूं शायद आपको भी कहीं न कहीं लग रहा होगा कि सच है। जब आपकी परिवार में, जब किचन में जब फल फ्रूट देखते होंगे या सब्जियों को देखते होंगे तो आप भी कहते होंगे कि गर्म करो इनको, कि कुछ नया इस देश में होगा। लेकिन आग के 3 पात कुछ नहीं मिला। कोशिश करूंगा ईमानदारी से जिस रास्ते पे, जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं, अंतिम सांस तक उसके लिए प्रयास करूंगा, अंतिम सांस तक उसके लिए लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत राम राम। नीरज जी, आपने अभी रैली के लिए मकसद की बात की, सारी बात मैंने आपको कही, मकसद को क्या आप थैंक यू सर। ये बैनर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मैं 7,500 गांव में मेरा नाम से गांव का नाम रखा गया। मैं आप सभी मीडिया और मेरे साथियों के माध्यम से उन सबके चरणों में ढोक देते हुए उन सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए मैं उन सबसे भी ये निवेदन करूंगा कि हमारा यही बैनर दिखे, ताकि दिखे कि इस यात्रा का क्या असर है, क्या सोच है, क्या विचार के साथ। क्वेश्चंस ले लीजिए।
मैं आपसे पूछूंगी, जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा था, आप पुलिस की गाड़ी में बैठ रहे थे, तब आपने एक चीज बोली थी कि मुख्यमंत्री जी ने अपना वादा नहीं निभाया, तो वो कौन सा वादा था जो उन्होंने नहीं निभाया? समझौता प्रकरण को लेकर जितनी बातें मुझे कहनी थी, जितनी बातें आप लोगों ने सारी सुन ली। समझौता प्रकरण और जेल के 8 महीने रहने के मामले को लेकर मैं माफी चाहता हूं। इस मामले में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। आगे के कोई आपके प्रश्न हो उनको पूछो। क्या बीजेपी ज्वाइन करने वाले? आप आगामी दिनों में क्या भाजपा ज्वाइन करने वाले? पीछे बैठे हुए हैं, आप एक बार अपने साथियों को बोलो कि थोड़ा जगह दे दे ताकि हम आपको कवर कर ले उसको। भैया मेरे साथ वाला एक भी हटाओ ना, फोन तैयार कर लिया मेरे साथ में, तो मैंने पहले ही कह दिया था अनुशासन के लिए। मैंने अनुशासन के लिए कह दिया था। ये मेरे दुश्मन है, मेरे साथी नहीं है। जो लोग इसके अंदर, उनको निकालो बाहर निकालो सब। जो मेरे साथ वाला है कमरे के बाहर निकलो, एक भी कमरे के अंदर नहीं रहेगा। नरेश जी एक सवाल है मेरा। मेरे साथ वाला एक भी कमरे के अंदर नहीं रहेगा। ये नरेश जी, सब लोग बाहर चले जाओ। भाई नरेश जी मेरा सवाल है आपसे कि आपने भगत सिंह की बात कर रहे हैं, एक बार बाहर निकलने दो, आने दो अपने साथियों को। अब भैया आराम से हाँ जी, अब शांति। इतना लंबा तो वायरस इतना लंबा वायरस आगे क्यों हो रहा सुरेंद्र लाइट जला ऊपर। हाँ कितने लोग देख रहे मैं बहन जी ने पूछा, भाई करें शुरू। एक बार नरेश जी, पहले तो संस्कृत में जो आपकी जानकारी की आता है ना, उसके बाद में संस्कृत में जानकारी दे दो, क्योंकि हम वाइड हो जाएंगे। आपने सर बहुत लंबा कर दिया, सबको दे दिया। 26 मिनट से मैं बहन जी ने मेरे से सवाल पूछा है, क्या आगामी समय में आप क्या एमएलए या बीजेपी ज्वाइन करोगे? तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने पिछली बार भी कहा है कि मैं जो भी राजनीतिक फैसला लूंगा वो जनता जनार्दन के बीच में लूंगा। जो जनता जनार्दन, जो हजारों लाखों लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको बुलाकर उनके सामने लूंगा। आप सब लोगों को भी आमंत्रित करके खुले मंच पे वोटिंग करवा लूंगा। वो जो जनता जनार्दन चाहेगी, वो मुझे कहां देखना चाहती है, उस आधार पर मैं फैसला लूंगा। ये नरेश जी मेरा सवाल आपसे ये है कि खुद को अपने आपके बगल में भगत सिंह का फोटो लगा रखे, तो क्या अपने आप को भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं क्या कि मैं अभी का भगत सिंह हूँ? ये जितने भी नेता है, महात्मा गांधी, सोनिया गांधी, बड़े बड़े लोगों के वो लगाते थे, उनसे तुलना करते हैं क्या? ये भगत सिंह की फोटो इसलिए लगाई हुई है, भगत सिंह की सोच को, भगत सिंह के विचार को आज घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। उसको घर घर तक पहुंचाने का हम प्रयास करें। मैडम जी यात्रा का मकसद क्या है? मकसद है जनता को जगाना, जनता को बताना कि किस तरह से राजस्थान में हो रहा, किस तरह से देश में हो रहा, इस तरह से जनता को जागरूक करने के लिए नरेश भाई, आपने को कई नेताओं के नाम दिए जिन्होंने मदद की थी। उन्होंने कहा कि नीली छतरी वाले ने मदद की, मंत्री के जरिए है, लेकिन उन्होंने साथ ही सलाह दी है कि जितने भी नेताओं को मैनेजमेंट टारगेट करे, प्लीज इससे बचिए। मेरा आपसे निवेदन है, खासकर कांग्रेस के, मेरा आपसे विशाल भाई निवेदन है, मैंने कह दिया कि एक अध्याय था जो खत्म हो। जिन लोगों ने मेरी मदद की, जिन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई, उन सबको धन्यवाद। वो एक अध्याय था, वो अध्याय पीछे हो गया, एक नए अध्याय की हम शुरुआत कर रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। जन क्रांति यात्रा, ये यात्रा आप मान रहे हो, लेकिन मैसेज ये भी जा रहा है कि नई पार्टी का उदय, जन क्रांति। देखो ये समय बताता है, समय बताएगा। ये आपके प्रचार का दूसरा स्पेल तो नहीं है? ये क्या चुनाव चल रहा है? चुनाव चल रहा है। तो अब आपको भजनलाल सरकार से कोई शिकायत तो नहीं? नहीं, मुझे किसी से भजनलाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इतना कहना चाहता हूं कि अभी समझौता मामले में पूरा न्याय नहीं मिला है। ये मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि जन क्रांति यात्रा के दौरान
जब हम ग्राउंड पे जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे, जनता से मिलेंगे, तो बहुत सारे जो मुद्दे अभी चल रहे हैं, जैसे छात्र संघ चुनाव हर हालत में होने चाहिए। एक सवाई माधोपुर में 3 विधानसभा में डूंगरी बांध बन रहा है, वहां 76 गांव लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। लोग रोज आंदोलन कर रहे हैं, उनका मामला उठाने का है। जिस तरह के जितने भी जो राजस्थान के मुद्दे हैं, उन सबको हम इस जनक्रांति यात्रा में उठाएंगे और उनको जनता तक ले जाएंगे। और जब फिर जनता का क्या इस यात्रा को सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, उसके बाद देखेंगे। नरेश भाई, इसमें कोई बड़ा चेहरा होगा राजस्थान की राजनीति? नरेश मीणा से बड़ा चेहरा कौन है भाई? और कोई नेता नरेश शामिल मीणा होंगे? चेहरा रहा ना, मैं चेहरा नहीं हूँ। बिल्कुल। आप तो लोग इतने सारे लोग आशीर्वाद देने आ गए, ये सही जवाब। अभी चेहरे की जरूरत है क्या? ठीक है, हो गया। बताओ और पूछो कोई अच्छा। एक सवाल और है। अरुण जी पूछिए। आप ऑलरेडी जमानत पे आए हुए हैं, तो जमानत के बारे में कितना बड़ा ऐसा जन क्रांति ला ले? माननीय पत्रकार महोदय जी, मुझे जमानत पर शर्त केवल 1 दिन के लिए लगाई थी। आप कृपा करके उस नोटिस उसको पढ़े। मुझे केवल ये कहा था कि भाई आपकी रिहाई को लेकर इसको ग्लोरीफाई नहीं करोगे। ये नहीं कहा था कोर्ट ने कि मैं जिंदगी भर मौन धारण कर लूं। ये नहीं कहा कि मैं सड़कों पर नहीं जाऊं। माननीय न्यायालय ने कहा है कि 25 तारीख को महीने की आपको कोर्ट जाना, थाने पे जाना। और दूसरा, आपको ग्लोरीफाई नहीं करना कि जेल से जाने के बाद कि मैं कोई विजय जुलूस नहीं कर। विजय, उन्होंने कहा उस समय विजय जुलूस नहीं निकले। अब दिल्ली में भी मुख्यमंत्री जी सशर्त छूटे थे, कई नेता सशर्त छूटे, वो शर्त उसी दिन के लिए लागू है ताकि एक मैसेज नहीं जाए। माननीय न्यायालय ने जो मुझे आदेश दिया है वो इसी संज्ञान में दिया है कि भाई जेल से छूटने के बाद ये मैसेज इस तरह का नहीं जाए। मैं भी उसके खिलाफ कि नहीं जाना चाहिए। जेल से आदमी बाहर आता तो उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए जिससे कि कहीं कहीं एक सोच को नुकसान, संवैधानिक सोच को नुकसान। अच्छा नरेश जी, आपने बोला था कि आप राजस्थान की राजनीति में बदलाव चाहते हैं, तो क्या लगता है नरेश मीणा की जन क्रांति यात्रा के बाद कुछ बदलाव होगा? प्रयास करेंगे, प्रयास करने में तो क्या दिक्कत है? कितना होगा कितना नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। ठीक है, धन्यवाद।